इंडियन केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश चंद्र पाठक ने कहा, कोरोना काल में नहीं मिली थी सरकार से कोई। हेलो, चलिए हमारे विशेष अतिथि का स्वागत करें। हमारे सर्वप्रथम अतिथि हैं श्री भगवान साहब जी, प्रदेश संरक्षक प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल। इनके स्वागत हेतु मैं श्री हरीश चंद्र पाठक जी को बुलाता हूं। कृपया पाठक जी उनको स्थान पाकर सम्मानित करें। धन्यवाद। हाँ, अस्मित जी युवा अध्यक्ष। रिटेल केमिस्ट और ड्रगिस्ट लाइसेंस जो हमने बनाई है हमारे रिटेल के हितों के लिए जो आज तक नहीं सुनी गई, उन सब चीज़ों के लिए हमने रिटेल का संगठन का मजबूत बनाने के लिए अपने सदस्यों को इकट्ठा किया है। इसमें सबसे पहले आरसीए फाउंडर मेंबर जितने हमने चुने हैं, जो शहर के गणमान्य हैं, उनको सबको अपने साथ ले रखा है ताकि हम रिटेल की समस्याओं को दूर कर सकें। मैं मनोज जोशी, सचिव रिटेल केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन की तरफ से अभी आप सभी मान्यवर अतिथिगण, पत्रकार बंधु, सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हृदय से स्वागत करता हूँ। आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आज हमने रिटेल एसोसिएशन का निर्माण किया है, वो भी बिल्कुल नियमानुसार। इसमें सिर्फ रिटेलर ही रहेंगे, बाकी कोई भी थोक विक्रेता नहीं रहेगा। ये एक फुटकर संस्थान है जो सिर्फ फुटकर के समस्याओं को आगे रखेगी। जो प्रशासन के द्वारा हमें सहयोग नहीं मिल रहा है उसको प्रमुखता से आगे रखेगी। जिस तरह से हमारे रिटेल बंधुओं ने कोविड कार्यकाल में तन मन धन से अपनी सेवा की और प्रशासन ने हमें इग्नोर किया, इतना ही नहीं, वैक्सीनेशन तक की सुविधा नहीं दी। और इन सब समस्याओं को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हल्द्वानी क्षेत्र धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसकी अपनी व्यापक समस्याएं हैं। रिटेलरों की संख्या हल्द्वानी में कम से कम मिनिमम 700 से 800 है, जहां एक संगठन का निर्माण होना अत्यंत आवश्यक था। और इसी निर्माण की वजह से हमने सभी रिटेल बंधुओं की तरफ से ये बार बार गुजारिश की जा रही थी कि हमारे अपनी एक संस्था हो जहां हम अपनी बात प्रमुखता से शासन को, प्रशासन को और जो गलत कार्य हो रहा है उनके विरोध में सभी के सामने रख सकें। इसलिए ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आप जितने भी अतिथिगण आए हैं उनका हृदय से बहुत बहुत साधुवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आगे के हम कदम उठाएंगे, जो सही कदम उठाएंगे, उसमें पत्रकार बंधु आगे बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा भी लेंगे, क्योंकि हम जो भी कार्य करेंगे वो सिर्फ जनहित के कार्य होंगे। हमारा एसोसिएशन, रिटेल एसोसिएशन न सिर्फ अपने हित के लिए नहीं बल्कि सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगा। हर जगह थोड़े कैंप चलाए जाएंगे, गरीबों को मुफ्त दवा वितरण की जाएगी। ऐसे समस्त जितने भी कार्य हैं वो हम आगे बढ़ाते जाएंगे। आज इसको बनाने का सबसे मुख्य वजह यह है कि हमारा रिटेलर कहीं ना कहीं एक किनारे पड़ा हुआ था, जबकि पूरे हल्द्वानी में कम से कम 700 से 800 रिटेलर हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं था। सिर्फ कुछ लोग उस पर एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। इसलिए हमने इस संस्था का निर्माण किया है ताकि सारे रिटेलरों की आवाज़ दूर दूर तक जाए और सबका साथ सबका विकास का नारा सबको लेकर सबको पॉजिटिव के साथ आगे बढ़ना है। और इन्हीं बातों से मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। श्री राजेश पंत जी, कोषाध्यक्ष, वंदना मेडिकल स्टोर, मेहता चैरिटेबल हॉस्पिटल। श्री एहतराम सिद्दीकी, उपाध्याय स्टोर। श्री जयदीप सानी, उप सचिव, सानी मेडिकल स्टोर। इस संस्था के कुछ फाउंडर मेंबर हैं जिनको मैं साथ और ऐड करूंगा। श्री विवेक भसीन जी, भसीन मेडिकल स्टोर। श्री जगदीश्वर, मैं स्वयं हूँ, जट्सू फार्मेसी, श्रवण सिंह जी नाम इस सामने। श्री धीरज भरतियाल, निधि मेडिकल स्टोर। श्री हसैन खतीबी, फैजान मेडिकल स्टोर। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री मनोज जोशी से जो महासचिव है लाता हूँ ताकि आगे की आज राजीव सिंह नाम श्री राजीव सिंह
राजेंद्र सिंह DC, विवेकानंद हॉस्पिटल मेडिकल स्टोर। सबका कार्य एक सही ढंग से सुचारू रूप से हो सके। उन 50 होलसेलर्स ने केवल अपने फायदे के लिए, अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए उन्होंने आगे बढ़ाया। मैं आपको मतलब प्रेस मीडिया के द्वारा ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात को हाईलाइट करें कि प्रशासन के द्वारा हमें इस तरह से परेशान किया जा रहा कि ठेले में बेचने वाला या परचून की दुकान में बेचने वाले या आम जनता को जो दवाइयां मुहैया करा रहे हैं, कॉम्बिफ्लाम, पैरासिटामोल, डिस्प्रिन टैबलेट, इस तरह की दवाइयां जो मतलब आम जनता को मतलब मेडिकल के द्वारा मिलनी चाहिए, वो एक परचून की दुकान वाला बेच दे रहा है बगैर लाइसेंस के। हमारे लिए फार्मेसी रखना जरूरी है, लेकिन उनको बगैर फार्मेसी के ये होलसेलर्स वाले डायरेक्ट उनको सप्लाई कर रहे हैं। इसकी वजह से इसकी मैं निंदा करता हूं और इस काम को आप लोगों के द्वारा, ये प्रेस जो हमने आपको यहाँ आमंत्रित किया है, इसके द्वारा इसको जो है बंद किया जाए, मैं यही आपसे विनती करता हूँ। नहीं, परचून को केवल वही दवाई बेचने का अधिकार है जिसका उन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है। अगर लाइसेंस के हमें लाइसेंस और हमें फार्मेसी भी रखना है, हमें लाइसेंस के साथ हमें केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन हल्द्वानी, जिसका अभी नया गठन हुआ है, उसके आदरणीय अध्यक्ष हरीश पाठक जी, आदरणीय जोशी जी और उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, हमारे वीरेंद्र जी, युवा साथी और सभी पत्रकार बंधु, मैं सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें मेरा निवेदन थोड़ा पत्रकार बंधुओं से भी है कि थोड़ा सा जो मैं दो शब्द कह रहा हूं उन पर थोड़ा सा ध्यान देने की कृपा करेंगे। साथियों, किसी भी संगठन का अगर गठन होता है तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि उन उद्देश्यों की पूर्ति हम लोग उसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें बिंदुवार बिंदु अपने विषयों पे ध्यान देकर, और जब हम इस एसोसिएशन को या संस्था को जब चलाते हैं तो हम कहीं ना कहीं ईमानदारी से और उस संस्था के प्रति एक अपना जो है कर्तव्य निर्वहन करते हैं, ऐसी हमारी धारणा रहती है। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि हम सारे व्यापारी जो रिटेल का कार्य करते हैं, क्या हम अपने उद्देश्यों की ठीक से पूर्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दूसरों से मांग रखने से पहले हमारे लाइसेंस के हिसाब से और जो परचेजर है, जो बीमार आदमी है, उसके प्रति हम कितना समर्पित हैं। सही रेट पे माल लेकर और सही रेट पे अगर हम बेच रहे हैं नहीं बेच रहे हैं। कुछ दवाइयों का ऐसा होता है कि होलसेल के रेट और रिटेल के रेट में भी बहुत अंतर होता है। एक मैन्युफैक्चरर जो बैठा हुआ है, उसका रेट, होलसेल का रेट वो आपके अंडर में नहीं है, वो आपके हाथ में नहीं है, और तो होलसेल से रिटेल के बीच का जो गैप है वो आपके हाथ में है। बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं, मैं परसेंटेज पे नहीं जाता हूँ, ये आपको अपना देखने का मामला है कि हम उसमें कितनी रिबेट दे करके ग्राहक को दे सकते हैं। एक दूसरा विषय जो मुख्य आता है, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वो आपकी एक्सपायरी को देखते हैं। बहुत लोग एक्सपायरी को नहीं देख पाते हैं। दवाई में कोई बीमार आदमी होता है, उस तरफ ध्यान नहीं जाता, वो ये देखता है कि दवाई ली और फटाफट में जाके खा लो। अब एक्सपायरी का नियम क्या है, माना कि 2 साल की एक्सपायरी है और 2019 से लेकर 2021 आज कितनी 2 अक्टूबर हो गया। आपने 2001 अक्टूबर को अगर जो है आपने वो दवाई बेचने के आप अधिकारी हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है। और तो 2 साल की बनी हुई दवाई आज 2 तारीख को तो एक्सपायर हो जाएगी, आपको नुकसान कर जाएगी। आपका अगर बेचते पाएंगे तो आपको जेल हो जाएगी, और तो 1 तारीख को बेचेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, उसको नुकसान भी नहीं करेगी। भाई 2 तारीख को जुर्म क्यों है, वो उसको नुकसान करेगी 2 तारीख को, 1 तारीख को नहीं करेगी। तो क्या 1 दिन में एक्सपायर हो जाती है क्या? ये इश्यू जो है आपको समझने का है। भाई 3 तारीख को एक्सपायरी हो जाएगी, 3 तारीख को नुकसान करेगी, 3 तारीख को हम नहीं खाएंगे और 1 तारीख को खा लेंगे। ये कैसा मतलब, ये अध्ययन का विषय। तो एक एक्सपायरी का एक नियम होना चाहिए, महीने 2 महीने पहले से ही हम दवाइयों को हटा दें।
मैं कई बार कहीं दवाई लेने जाता हूँ तो कहते भाई साहब अभी तो 4 दिन इसमें बाकी है। अरे भैया 3 साल में खराब नहीं हुई है, वो 4 दिन में तो खराब हो जाएगी, क्या है? उसका कोई पीरियड होता है कि खराब होना शुरू हुई और वो लास्ट में जाके दम तोड़ दिया, तो मतलब हो सकता है कि मुझे नुकसान जो है एक्सपायरी के भी 15 दिन बाद न करे, परंतु उसमें दम नहीं रह गया। आपने कोई भी सामान खाने का, खाद्य वस्तु भी जो है कहीं से ली तो ये पता चलता है कि इसकी एक जो है उसका एक पीरियड है, ये 2 महीने तक ठीक रह सकती है। तो अंतिम दिनों में क्या होगा? अंतिम दिनों में तो वही होगा जो बुढ़ापे में होता है, वो बेचारा कमज़ोर हो जाता है। आदमी चल फिर रहा है वो तो कमज़ोर होगा, सांस निकलने को ही मृत कहा जाएगा, और तो निकलने से पहले जब वेंटिलेटर में है तो वो तो उसको कैसे कहेंगे चलता फिरता? इसीलिए संगठन का निर्माण ही इसलिए हुआ है ताकि हर गलत कार्य का विरोध, जो भी ऐसे कोई भी ऐसा व्यापारी जो गलत कार्य का समर्थन करता है उसका संगठन विरोध करेगा, क्योंकि हमें सभी को सही रास्ते पे ले जाना है। अपना अपना काम सबको करना चाहिए, किसी को आगे रखेंगे। कितने मेडिकल वाले ऐसे जिन्हें फार्मिस्ट नहीं रखे हैं और मेडिकल चला रहे हैं, इस वजह से आप क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसे बिना भगवान साहेब जी, अस्मित गुजराल जी, मैं यहाँ पे आपकी नई गठन का आपका स्वागत करता हूँ और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि मैं भगवान साहिब जी की बातों को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से रिटेल हमारे व्यवसाय के समक्ष बहुत समस्याएं हैं, उन्होंने बहुत जूझा, कोरोना काल में बहुत दिक्कत में आए, परेशानी में आए, और उन्होंने जितनी कोरोना काल में सेवा करी है इसकी कोई वो कीमत नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला। मैं इस बात से भली बात परिचित हूँ और मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारीगण, सभी लोग, हम इस रिटेल केमिस्ट एसोसिएशन को पूरा समर्थन करेंगे और जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उनके। और जो भी हमारे जो मैन्युफैक्चर वाली बात आई है, इसकी लड़ाई के लिए भी आप लोग जो भी नियम बनाएंगे हम उसमें भी आपका साथ देंगे। किसी बात को मैं जितनी भी अहमियता हमने महत्वता डॉक्टरों को दी है, नर्सों को दी है, कहीं ना कहीं हमारे केमिस्ट भाइयों को भी देनी चाहिए थी। अगर ये लोग भाई लोग अपने परिवार को छोड़ के हमें उस समय अगर दवाइयाँ मोहलत नहीं कराते तो मरीजों की तादाद मेरे को लगता है रोडों में बहुत ज़्यादा हो सकती थी। इन्होंने भी अपने परिवार के साथ सेक्रीफाइस किया, ये भी कोविड से जूझे और डेली फेस आउट करने के लिए कोविड पेशेंट से डेली मिलते थे, इंटरेक्ट करते थे, जिनके चक्कर में इन लोगों को भी सबको कोविड हुआ, कईयों को हुआ। मैं चाहता हूं कि जिला प्रशासन इस तरफ बिल्कुल ध्यान दे और जितनी महत्वता डॉक्टर नर्स को दी गई है, मैं चाहता हूं केमिस्ट भाइयों को भी जरूर मिले ये महत्वता। और बाकी हमारा संगठन हमेशा आपके साथ है, सारे युवा और बड़े, सारा संगठन हमेशा आपके साथ रहेगा। AI को भी अवगत कराया था, लेकिन उन्होंने कहा चलने दो। नहीं, चलने देने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। हर चीज़ का नियम होता है, नियमानुसार सब लोग चले, आगे बढ़े। हमारे संगठन का यही मूल मंत्र है। आजकल देखिए मेडिकल स्टोर हर कोने पे खुल जा रहे हैं और मेडिकल स्टोर के लिए कुछ जगह, कुछ निश्चित शर्तें होती हैं, लेकिन हर गली में मेडिकल खुल रहे हैं, तो उनके विषय में आप क्या कहेंगे जो लाइसेंस दिए जा रहे हैं? बिल्कुल, ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपके लिए साधुवाद जो आपने इस गंभीर प्रश्न को हमारे समक्ष रखा है। मैं चाहूँगा जैसे पहले होता था कि कम से कम 1 किलोमीटर में एक रिटेलर हो या फिर एक पॉपुलेशन के हिसाब से एक रिटेलर हो, उस हिसाब से, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि ड्रग डिपार्टमेंट बिल्कुल धड़ल्ले से इसको देते जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। नगर निगम से लाइसेंस बना लिए हैं और आयुर्वेदिक का नाम ले रहे हैं, लेकिन वहाँ सारी दवाइयाँ बेच रहे हैं। मैंने कितने इंदिरा नगर मोहल्ले में, इधर राजपुरा क्षेत्र में, इधर गांव के क्षेत्र में मैंने देखा है कि उन्हें लाइसेंस तो बना लिए हैं वही नगर निगम वाले, और सब तरीके की दवाइयाँ रख रहे हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? संगठन ऐसे हर गलत कार्य का विरोध करेगा और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें ये सब बता रहे हैं समस्या, और हम प्रमुखता से इसको वहाँ पर जाएंगे और उनको बार बार कहेंगे कि या तो इसको बंद करो या तो इस पर कठोर कार्रवाई हो। कितने डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने मेडिकल खोल रखा है और वहाँ फर्जी डिग्रियाँ लेकर दवाइयाँ दे रहे हैं और नाम मेडिकल का है, इनको गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। बिल्कुल, झोला छाप डॉक्टर जिनके पास फार्मासिस्ट नहीं है, उनको कोई अधिकार नहीं है दवा देने का। इसके लिए भी हम ड्रग डिपार्टमेंट को लिखित तौर पे सूचना देंगे ताकि उन पर कार्रवाई हो सके।